लगा कि आप आया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जो बात है बहुत दिन से अंडमान निकोबार आइलैंड में चल रहा है कि ऐसा एक यंग चैप, एक स्ट्रॉन्ग आदमी, एजुकेटेड आदमी अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसीलिए अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस यही स्टेप लिया कि एक यंग नौजवान जो स्टेट फॉरवर्ड है, क्वालिफाइड है और अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का जो डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है। क्योंकि हम लोग देखा बहुत कुछ समस्या जो कि आइलैंडर फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ में तो कोई स्टेट लेवल का डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। यहाँ में जो ब्यूरोक्रेटिक जो रूल है ये क्या है, ये आपका ब्लैक बॉक्स मॉडल टाइप है। तो इसमें क्या होता, आदमी का जो ग्रॉस रूट लेवल का जो डिमांड है, जो समस्या है, वो ठीक से उठा भी नहीं सकता, उसका दिखाई भी नहीं हो सकता। इसलिए मनोज पाल को हमने ठीक किया पार्टी की तरफ से कि उन्होंने नेक्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन है ये अंडमान तथा निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने हमारा कैंडिडेट रहेंगे। यही हमारा पार्टी का तरफ से यही डिसीजन हुआ है। आप देखिए अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में जो कि 40% का ऊपर जॉब बाहर का लोग लेके जा रहा है, उसको बावजूद भी बहुत नेता कहता है ये तो अंडमान भारत का अंश है, एक पार्ट है, कोई भी आके यहाँ में नौकरी कर सकता है। दैट इज टोटली रॉन्ग। आप मध्य प्रदेश में जाइए, यही तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, वहाँ में क्या आप कोई जाके नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है? वहाँ में तो 100% जॉब CND जो आपको ये है नॉन गेजेटेड जो पोस्ट है वहाँ से आने नहीं सकता, ऐसा पोजीशन हो गया। मैंने आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने चिट्ठी लिखा, बहुत 4-5 चिट्ठी लिखा। 3 चिट्ठी का जवाब मेरे PM ऑफिस से आया और बताया गया कि क्वालिटी का साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं किया जाएगा और रोड NH4 का रोड जो है वो नेशनल हाईवे का जो ये है स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक ही होगा, लेकिन नहीं हुआ। मैंने कहना चाहता हूं, मैंने यहाँ में जो अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी है, उनको मैंने चिट्ठी लिखा जो इनका नाम में कॉन्टैक्ट करना, नाम में FIR फाइल करो, CBI को लिखा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, कहाँ में इसका लिखना है, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। आप देखिए जहां तक आपका कल्टीवेटर का बात है, देखिए अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का जो कल्टीवेटर का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एरकनट और कोकोनट है। और आज कोकोनट 10 रुपये करके है, मैंने अभी भी 12 रुपये करके घर में बिक्री करके आया। और सुपारी 220 रुपया 30 रुपया है, बल्कि सुपारी मेनलैंड में 900 रुपये का नीचे आता ही नहीं। तो जो MSP किसी भी सूरत पे, किसी भी शेप में MSP आना चाहिए। ये कोई मैं जो एक पॉलिटिकल बा कोई ग्रुप को मैं सपोर्ट करके ये बात करता, ये नहीं है। आप कल्टीवेटर को आप बचाने चाहते हो, आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो आपका MSP बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये किसी भी हालत में सेफ नहीं है कल्टीवेटर। तो ये जो मिडिलमैन है, मिडिलमैन काफी करता है, यहाँ पे कहते हैं 230 में खरीदता है, वही चीज को मिलर में लेके जाके 800-900 में बेचता है, नहीं उसमें 700 में बेचे, फिर भी अब कहाँ में 230 और कहाँ में 700। तो जो एक्चुअली फील्ड में काम कर रहा है, सुपारी पेड़ लगा रहा है, उसको तकलीफ कर रहा है, उसको मिलता है कितना, 230 रुपए के जी सुपारी का। और जो यहाँ से लेके जाता है उसको कितना मिलता है, 300 से ज्यादा, 300-400 रुपए मिलता है। तो ये जो सिस्टम बना के रखा है, इसको अगर सही करेंगे तो मेजोरिटी जो नॉर्थ और मिडिल अंडमान का जो सुपारी एग्रीकल्चर फार्मर है, ठीक है, वो लोग को बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा चीज क्या है,
जो अंडमान में जो बाहर से आदमी इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या है कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उसका कारण क्या है कि ये जो रिसोर्सेज का बेनिफिट यहाँ का जो सेटलर लोग है, यहाँ का जो पहले से आया है वो लोग को नहीं मिल रहा है। अभी क्या है, एक मैंने क्या बता रहा हूँ, एक कट ऑफ डेट होना चाहिए, 2004 कट ऑफ डेट होना चाहिए। जो पहले से आया उसको सारा सुख सुविधा मिलना चाहिए, और जो उसके बाद आया इसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तभी क्या होगा, बाहर से आदमी आके भी उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो लोगों को आने का कोई फायदा नहीं होगा, आके सेटल होने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसे ही आते, देखो होता क्या है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा हो, उत्तराखंड वगैरह में, जम्मू कश्मीर, ऐसा लॉ बना के रखा है, देखो आप आके डायरेक्ट जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है। अगर आपको जमीन खरीदना है तो आप क्या कि एक लोकल आदमी के साथ पार्टनरशिप में खरीदना, तब क्या होगा, जो डेवलपमेंट का बेनिफिट है लोकल आदमी को मिलेगा। अभी क्या हो गया, जो डेवलपमेंट का बेनिफिट है लोकल आदमी को नहीं मिल रहा है, आप समझे। तो इसीलिए क्या है कि कट ऑफ डेट करके 2004 का बाहर से जितना भी आया, आप लोगों को ये बोल रहा कि देखो आप लोग आओ यहाँ पे बिजनेस करो, लेकिन यहाँ में सेटलमेंट जो लैंड राइट्स है वो सब नहीं ले सकता। ये करने से क्या होगा, जो निकोबारीज है, जो रिमोट एरिया का आदमी लोग है, जैसा आप कैमल बे, तेरेसा, कमोटा, नॉर्थ मिडिल का बंगाल लोग, जो सेटर्स है, दूसरा जो सेटर्स है, ये लोग को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और क्या है कि अगर हम लोग बाहर से आने दिए, इसका बच्चा भी कल गवर्नमेंट जॉब में जब पोस्ट निकलेगा 10 साल बाद, इसका बच्चे लोग भी उसके लिए फाइट मारेगा, तो क्या होगा, जो यहाँ के बच्चे उन लोग को जॉब नहीं मिलेगा, तो हम लोग जाएंगे क्या अल्टीमेटली, क्योंकि हम लोग देखो एक बार मेनलैंड से आके सेटल हुए हैं, तो अभी यहाँ से जाकर दूसरा कोई जगह तो है नहीं कि हम लोग जाकर सेटल हो जाए, और यहाँ का आदमी लोग इतना पैसा भी नहीं कि मेनलैंड में जाके जमीन खरीद के वहां में सेटल। तो इसीलिए हम लोग को इस सारा चीज को रोकना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज है, एक शिपिंग का जो मोनोपोली बना के रखा है, ये मोनोपोली को भी रोकना जरूरी है। जैसा कोई सीमेंट डीलर सीमेंट का मोनोपोली लगा के रखा है ना सर, जो सैंड का मोनोपोली लगा के रखा है, जो वेजिटेबल लाता है, सब्जी फ्रूट वेजिटेबल, उसका मोनोपोली लगा के रखा है। ये मोनोपोली और खत्म नहीं करा तो क्या होगा, आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट भी कोई है 40-50 हजार रुपए पैसा कमाता है, उसका सारा पैसा क्या है कि सारा पब्लिक को देके उसका पास बचता कुछ नहीं है, कई बार बोल रहा हूँ, है ना, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सबको भी रोकना है। और एक चीज क्या है, जो रिमोट एरिया में मेडिकल फैसिलिटी है वो भी नहीं है करके क्या है कि आदमी मर रहा है। मायाबंदर में एक लड़की मर गया 6 साल का, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा मर गया रंगत में, इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या है कि हमने सोचा कि सर के साथ मिलकर हम लोग कम से कम अभी ऐसा कुछ करेंगे ताकि अंडमान का जो पॉलिटिकल सीनर इशू बेस्ड हो, जो इलेक्शन हो इशू बेस्ड, कि बिना इशू का कोई मुद्दा ना हो, क्योंकि बिना इशू का होने से क्या होगा कि हम लोग जानते नहीं कि एक्चुअली हम लोग क्यों इलेक्शन कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, ये हम लोग जानते नहीं। और एक बात क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब का भी बेनिफिट है, कोई पार्टिकुलर आदमी ग्रुप लेके ना जाए, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर एक ग्रुप का अंदर गवर्नमेंट जॉब। सही बोला सर, नहीं कोई किसी को सेटल करवाया। मैं आपको बताऊं, बहुत सारा राजकीय कम्युनिटी का भी आदमी लोग है जिसको 1955 में सेटल करवाया हमें, मतलब लेके आया है, लेकिन ना तो उनको सेटलर का कोई ये दिया, ना तो कोई ओबीसी का बेनिफिट दिया। अभी एक बात, वो लोग जनरल कैटेगरी में कैसे किसी के साथ गवर्नमेंट जॉब में करेगा, कम्पीट करेगा, कर नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को एक ऐसा बना के दिया है कि गवर्नमेंट जॉब में उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, तो ये गलत है, क्योंकि जो भी पिछड़ा वर्ग है वो लोग के लिए हम लोग काम करेंगे, इसीलिए हम सबके साथ जुड़े हैं। और रहा बात धर्म का, हम लोग सारे धर्म को इक्वल बेनिफिट देना चाहते हैं कि सारा धर्म हमारे लिए एक ही जैसा है, एक ही जैसा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई। लेकिन कोई भी बाहर से आदमी आए 2004 के बाद, चाहे वो कोई भी धर्म की हो, उसको हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। सही बात बोलो सर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको हम प्रमोट नहीं करते। हमने बोला बहुत बार बिहारी मुस्लिम, तो बिहारी लोग गुस्सा होता है जो पहले आया। देखो गुस्सा होने का नहीं है, आप ये सोचो जितना भी ये ठेला वगैरह लगा रहा है रोड के साइड में, ठीक है, ये लोग जो अभी आ रहा है हम लोग उसी का एगेंस्ट में है, जो पहले आया हम लोग उसके एगेंस्ट में है ही नहीं। तो ये जो गलत मिस रिप्रेजेंटेशन ये लोग कर रहा है, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, देखो ये जो लोग 2-4 लोग कर रहे हैं, ये ड्यू टू पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से कर रहा है, ठीक है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोग क्लियर है, जो भी धर्म के हो 2004 कट ऑफ डेट है, उसका पहले जो आया उसको सारे सुख सुविधा मिलेगा, उसके बाद जो आया कोई सुख सुविधा मिलेगा नहीं, चाहे वो कोई भी रिलीजियन से या कोई भी कास्ट या कम्युनिटी से होगा। देखिए दूसरा एक बात है, कुछ है, जैसा ये सबको पता है, जो स्टेट असेंबली बा कोई स्टेट लेवल का कोई डेमोक्रेटिक फोरम होना चाहिए। वो आप ये बोलिए आपका स्टेट असेंबली आप नहीं दे सकते होने से, तो आपका प्रदेश काउंसिल का रिवाइव कर सकता है विथ आपका एग्जीक्यूटिव पावर, तो उसमें भी आपका बड़ा काम हो सकता है। आप देखिए कुछ पॉइंट है, जैसा
3 साल का ऊपर हो गया, जो कि आपका 1/3 हुआ, जो कि लेबर रुका है, जो उसके बारे में मैंने कहता हूँ, उसको भी आपको 3 साल 4 साल होने वाला है, तो उसको फुल पेमेंट मिलना चाहिए। ये थोड़ा सा इनजस्टिस है। आज जो कुछ जैसा पंचायत में बहुत लेबर जो बा कैजुअल आदमी काम करता है बहुत साल से, लेकिन पंचायत को छोड़ दिया, उसका 1/3 नहीं कराया, ये बात ठीक नहीं है। उसको थोड़ा देखना चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग फाइट करेंगे। दूसरा एक बात है, जो सबसे एक बड़ा मुद्दा है, जो कि म्यूनिसिपल एरिया में जब पहला आदमी लोग घर बनाया, तो इसमें 90% एरिया इसका कोई ये नहीं है, आपका क्या पट्टा नहीं है, बा उसका अपना कोई रिकॉर्डेड जमीन के ऊपर नहीं, इधर उधर है। मैंने क्या कहना चाहता हूँ, इसका एक बा उसका कोई मैप नहीं है, ऐसा ही घर बनाया, ये इसका वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए, कि जैसा बहुत स्टेट में किया। तो इसीलिए ये उसका कट ऑफ डेट नहीं है, कट ऑफ डेट रख के, तो कम से कम उसको वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी आपका जो ये प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज्यादा लेता, मेरा घर में भी इतना बहुत आपका 8,000 9,000 लेता हर महीना में, हर साल में, तो इट इज वेरी ऑन द हार्ड साइड। तो ये नहीं होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी इतना नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है। और एक बात क्या पता, सर्किल रेट बढ़ा दिया सारा एरिया का, टीवीएमसी ने, जो म्यूनिसिपल एरिया का इतना सर्किल रेट जो है आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी नहीं देखोगे। अगर आप जमीन परचेज करते हो कम से कम 20 लाख का, तो आपको 10% आपको देना पड़ता है। तो 10% आदमी देगा कैसे बताइए? रजिस्ट्रेशन फी, ये फी, वो फी मिला के 10% कहां से देगा? क्योंकि अंडमान में जमीन का रेट ही इतना है। अगर कोई भी छोटा मोटा भी 50 लाख का आप जमीन है, सोचिए 50 लाख का जमीन है, 5-10 लाख रुपए कौन दे सकता है एज ए फीस? बताइए, टैक्स जो काटता है, लैंड रेवेन्यू टैक्स, कोई नहीं दे सकता है। तो ये भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये सबको है ना, ये सबको बनाया गया कोई पब्लिक से बिना कंसल्टेशन का। अच्छा, दूसरा एक बात है, मैं फार्मर के ऊपर मैंने कहना चाहता हूँ। देखिए, फार्मर ना एक बड़ा प्रॉब्लम में है। जैसा आपका उनका फर्टिलाइजर व उसके साथ में जो बाकी जो एसेसरीज है, ये अभी ठीक से नहीं मिल रहा है। फर्टिलाइजर आपको, आप गांव में जाने से मेरे को तो ऐसा पकड़ता आदमी लोग, जे हल्दर ये फर्टिलाइजर क्यों नहीं देता गवर्नमेंट? ये फर्टिलाइजर तो पूरा इंडिया में चलता है, यहाँ में क्यों ये नहीं होता? तो देखिए, ये छोड़ के आप क्रॉप प्रोडक्शन आप नहीं कर सकता, अच्छा प्रोडक्शन आप किसी भी हालत पे नहीं मिल सकता। इसलिए फर्टिलाइजर रेगुलर बेसिस में बा उसको जो एसेसरीज है, जो आपका इंसेक्टिसाइड है, ये सब टाइमली आदमी को ये करना चाहिए। देखिए, पहला आपको फर्टिलाइजर वगैरह में सब्सिडी मिलता था एग्रीकल्चर का, लेकिन वो टोटली बंद कर दिया। ये तो ठीक नहीं है। वो सेक्टर तो आपका ताजा करके रखना चाहिए, नहीं होने से आप कैसा ये माने क्या अगला के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में आप कैसा सोचेंगे? इक्वेटोरियल का जो क्लाइमेट होता है ना, इसमें कुछ टाइम रेन ज्यादा होता है। रेन ज्यादा होने के कारण क्या होता है, कुछ साल बाद ये जो मिट्टी है उसका जो अपना जो न्यूट्रिशन है सब खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या, फर्टिलाइजर, बिना फर्टिलाइजर के हमें एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, चाहे क्या रीजन है पता नहीं, वो ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए क्या करने के लिए पता नहीं, फर्टिलाइजर नहीं दे रहा है। और फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर करके आदमी को फायदा नहीं होगा। देखो, इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टोटली मेनलैंड का सब फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड करके जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि मुझे कोई बताया कि 1978 के कोई टाइम में 2 साल अंडमान में बारिश नहीं हुआ था। मुझे कोई बताया कि मैं तो छोटा होता टाइम में, मुझे पता नहीं, मेरे को फोन करके किसी ने इन्फॉर्म किया। सही बोल रहा था आपको, 2 साल बारिश नहीं हुआ था। इंडिया में ऐसा ग्लोबल चेंज, जो क्लाइमेट चेंज का वजह से अगर 1-2 साल बारिश ना हो और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर मेनलैंड से ना आए, और अगर यहाँ में भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना हो, तो आदमी यहाँ में मर जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, बिना खा के मर जाएगा, है नहीं सर? क्योंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट लैंड है, इसको आउटसाइड बना के घर बनाने के लिए दे दिया। एग्रीकल्चर लैंड है लिमिटेड, फर्टिलाइजर है नहीं, तो सब्जी वगैरह उगेगा नहीं, तो आदमी खाएगा नहीं, तो आदमी मर नहीं जाएगा। बताइए, अब कौन सा बेसिस में अब जियोगे? धान होता नहीं है, सब्जी नहीं होता है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन के अगर हम लोग के सामने खड़ा होगा, अगर आज भी हम लोग सुनते नहीं। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट है शिपिंग का। देखिए, जो गवर्नमेंट का जो कार्गो शिप टोटली बंद कर दिया।
इट इज टोटली रॉन्ग, बड़ा इनजस्टिस करता है, क्योंकि इसका जो फेयर है प्राइवेट शिप का, ये फेयर ये एबनॉर्मली हाई है। आप यहाँ से एक कार, हम उस दिन मेरा एक फ्रेंड का कार हम इसमें हार्डवे में लेके जाने मांगता था, बोलता 80,000 कुछ था। आप कैम्बल वे में आप एक बांस लेके जाएगा तो बांस का 1/3 पैसा वो किराया में ले लेता है। तो ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए आपको गवर्नमेंट का जो शिप ये चलना चाहिए। और जैसा सबसे बड़ा बात है जो मनोज पूरा फाइट करते इसके लिए, हर जगह में बात करते रहता, जैसे मिडिल नॉर्थ में डिगलीपुर में बा आपका मायाबंदर में ये कार्गो शिप टच होना चाहिए, हार्डवे में टच होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हार्डवे में डायरेक्ट शिप आता है वहां से, जिसमें आपका बहुत कार्गो हार्डवे में उतरता। हमने देखा ये पोर्ट ब्लेयर से भी कम पैसा में उन लोग आपका सेल करता हम लोग के पास। हम बोले तुम लोग ऐसा, पोर्ट ब्लेयर में हम देखा ये दाम बहुत ज्यादा है। बोले दादा हमारा डायरेक्ट आया ना ये कार्गो शिप में, इसीलिए इसका दाम कम हो गया। तो इसका आप इग्नोर नहीं कर सकता, उसका तो ऑटोमेटिकली आपका परचेजर का ऊपर ही वो बोझा जाएगा ना। ये तो उन लोग तो अपना पैकेट पॉकेट से तो देगा नहीं बिजनेसमैन। तो इसीलिए अभी जो प्रेजेंट जो परिस्थिति है उसमें ये गवर्नमेंट का खिलाफ में हमारा जो जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए आपको पब्लिक, अभी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पूरा अंडमान तथा निकोबार का आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। दे कहाँ में अप्रोच करेगा उसको पता नहीं है। वो बोलता कुछ भी करने से तो कुछ होता ही नहीं। नेशनल हाईवे के लिए इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना सिस्टमेटिक वे में प्रोटेस्ट हुआ, कोई धान गाड़ा, कोई आपका क्या केला पेड़ गाड़ा, कोई बतख छोड़ा। तो बोलने से क्या है, इट इज ये एक सिस्टम है जो प्रोटेस्ट करने का। लेकिन फिर भी हम देखा इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई असर नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग सोचता जो अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का लोग इकट्ठा हो जाए और हमारा जो कैंडिडेट है मनोज पाल, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वालिफाइड है, अच्छा बुरा अच्छा से जानते हैं। और हमारा पूरा उम्मीद है कि इन्होंने अंडमान तथा निकोबार आइलैंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने जीत के आने से अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट बड़ा भली भांति से होगा, यही मेरा पूरा उम्मीद है।